तो दोस्तों, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, रिसेंटली मैंने अपने इसी चैनल पर एक वेंडिगो की हॉरर स्टोरी अपलोड करी थी और उसके बाद मुझे बाकी वीडियोस पर भी और जो लेटेस्ट वीडियो थी उस पर भी कमेंट्स आए थे कि भाई वेंडिगोस की स्टोरीज जो है वो अपलोड करो, वो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स की जो हॉरर स्टोरीज हैं वो अपने सेकंड और थर्ड चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपकी बात को माना जाए और एक और हॉरर स्टोरी जो है वेंडिगो की वो आप सभी को सुनाई जाए। तो अभी मैंने रिसेंटली एक और वेंडिगो की स्टोरी जो है वो अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करी है। तो अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं सुनी है तो थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो इस स्टोरी को भी जरूर सुनिएगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि आज फिर से मैं आप सभी को एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। देश के बॉर्डर पर मौजूद एक ऐसा विशालकाय जंगल जो 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। उस जंगल में तरह तरह के रहस्य छुपे हुए थे जिन्हें वैज्ञानिक रोज खोजने की कोशिश किया करते थे। उन वैज्ञानिकों को हमेशा कोई ना कोई नया तरह का जीव जंतु मिलता ही था और इस काम में उनका साथ देता था एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पूरे जंगल को कंट्रोल किया करता था। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो उस बड़े से जंगल को कंट्रोल कर सके और उस जंगल के जानवरों की देखभाल कर सके। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यही काम किया करता था। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कई तरह के फॉरेस्ट रेंजर मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम था रियो। रियो एक आदिवासी परिवार का बेटा था जिसका बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होकर एक फॉरेस्ट रेंजर बने, क्योंकि बचपन से ही उसके दिल में जंगल के लिए और जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत प्यार था। रियो रोज अपनी ड्यूटी करता हुआ पूरे जंगल में अपनी जीप लेके घूमता रहता था और इस बात को सुनिश्चित करता था कि उस जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर को किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। और एक दिन वो वही काम कर रहा था, तभी अचानक से उसका वॉकी टॉकी वाइब्रेट होने लगा और रिस्पॉन्स करते हुए रियो ने कहा, जी सर, मैं बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट रेंजर रियो, क्या ऑर्डर है। उसके बाद सामने से आवाज आई, हाँ रियो, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा सीनियर फॉरेस्ट रेंजर। तुम एक काम करो, फटाफट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो, तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है और साथ ही साथ तुम्हारे साथ जितनी भी फॉरेस्ट रेंजर हैं उनको भी लेकर आओ। उस समय रियो अकेला था, इसलिए अपना वॉकी टॉकी अपने पास रखकर वह तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर बढ़ा और तकरीबन 15 मिनट में उसने अपनी जो हाजिरी थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे रेंजर्स वहीं पर मौजूद थे और जितने भी बड़े सीनियर्स फॉरेस्ट रेंजर्स थे वो वहां खड़े थे। रियो भी वहीं जाकर बैठ गया और वहां के जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने सारे फॉरेस्ट रेंजर्स के आने का वेट किया और जब पूरा जो डिपार्टमेंट था वो भर गया तब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फॉरेस्ट रेंजर्स, मैं जानता हूं इस जंगल की रक्षा करना और इस जंगल में रहने वाले जानवरों की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन साथ ही साथ इस देश के लिए भी हमारे कुछ फर्ज हैं जिन्हें आज हमें निभाना है। हम सभी जानते हैं कि हमारा ये फॉरेस्ट 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस जंगल के बाद एक बॉर्डर है और इस बॉर्डर के बाद हमारा दुश्मन देश जो है वो हमेशा हमारे लिए षड्यंत्र रचता रहता है और हमारे गवर्नमेंट की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्हें खबर मिली है कि वो हमारे लिए एक और षड्यंत्र रच रहा है और उसका प्लान है कि वो इस जंगल के बॉर्डर से कुछ आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेजे और हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक करे। इस अटैक को रोकने के लिए और उस बॉर्डर से कोई भी आतंकवादी यहाँ ना आ पाए, इसलिए सरकार ने कुछ कमांडोज को यहाँ पर अपॉइंट किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कमांडोज हैं इन्हें ज़्यादा इस जंगल के बारे में जानकारी नहीं है। वैसे तो इन्होंने दुनिया के हर खतरनाक जंगल में सरवाइव किया है,
लेकिन ये इस जंगल के बारे में उतना नहीं जानते जितना हम लोग जानते हैं। हमें सिर्फ करना इतना है कि हमारे कमांडोज भाइयों का इस जंगल में ख्याल रखना है और इन्हें असिस्ट करना है कि आखिर कहां से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं टेररिस्ट की आने की, और साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इनके ऊपर कोई भी जंगली जानवर अटैक ना कर पाए। जानवरों को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर है और टेररिस्ट को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर है। तो हमें मिलकर काम करना है हमारे इस देश के लिए। तो बताओ फॉरेस्ट रेंजर्स, क्या तुम सब ये काम कर पाओगे? उसके बाद क्या था, जितने भी फॉरेस्ट रेंजर मौजूद थे उन्होंने सिर्फ कहा यस सर, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। उस दिन के पास से 2400 घंटे बॉर्डर पर एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी जो थी वो लगा दी गई थी। फॉरेस्ट रेंजर और कमांडोस मिलकर 2400 घंटे बॉर्डर पर नजर रखते थे कि कहीं भी से भी कोई भी आतंकवादी देश के अंदर घुस ना पाए। दिन रात कमांडोस अपनी हाईटेक वेपन्स और नाइट विजन्स सनग्लासेस के साथ में बॉर्डर पर खड़े रहते थे और अपनी ड्यूटी जो है वो करते रहते थे। और साथ ही साथ फॉरेस्ट रेंजर्स भी इस बात को सुनिश्चित करते थे कि किसी भी जंगली जानवर से कमांडोस को खतरा ना हो, इसलिए वो भी अपनी राइफल्स लेके वहीं पर उनके साथ तैनात होते थे। रियो को भी एक कमांडो के साथ लगा दिया गया इस काम पर और बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया। और रियो ये काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये उसके लिए एक नया अनुभव होने वाला था देश के कमांडो के साथ काम करने का। रात के समय वह कमांडो जिसका नाम था जॉर्डन और रियो दोनों मिलकर बॉर्डर पर तैनात थे और इधर से उधर नजर रख रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही गंदी बदबू रियो को आई और रियो ने कहा, छी, ये भयानक और गंदी बदबू अचानक से कैसे आई? और उसके बाद वो जो कमांडो था उसने अपनी गन को इधर उधर पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जॉर्डन ने कहा, ये तो किसी मरे हुए इंसान की बू है। जब इंसान मरने के बाद सड़ने लगता है तब ऐसी बू आती है। इसका मतलब आसपास कोई मरा है, हमें जाकर देखना चाहिए। उसके बाद क्या था, वो जो कमांडो था उसने कहा, सुनो मेरी बात, रियो, तुम्हारा नाम रियो है ना, तुम यहीं खड़े रहो, मैं चेक करके आता हूँ। अगर कुछ भी जरा से भी गड़बड़ होती है तो तुरंत मुझे आवाज लगा देना, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। उसके बाद क्या था, अपने हाईटेक वेपन्स के साथ वो कमांडो उस डायरेक्शन में निकल गया जहां से बदबू आ रही थी। उस कमांडो के वहां से जाते ही रियो की जो नजर थी वो और भी ज्यादा पैनी हो गई और वो बॉर्डर पर हो रही हर छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखने लगा। तभी अचानक से उसने एक चमचमाती हुई चीज आसमान में उड़ती हुई देखी और वो चीज धीरे धीरे बॉर्डर के पास आ रही थी। रियो उस चीज को देखते ही घबरा गया कि आखिर ये क्या चीज जो है वो उड़ती हुई आ रही है। जैसे ही वो चीज बॉर्डर के और पास आई और रियो को साफ साफ नजर आने लगी, तब रियो को पता चला कि वो एक ब्लैक कलर का साइलेंट हेलीकॉप्टर है जिसके उड़ने पर भी कोई आवाज नहीं जनरेट होती। और वो हेलीकॉप्टर बॉर्डर के उस पार ही आकर खड़ा हो गया। अब रियो तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाल कर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने ही वाला था, तभी अचानक से एक मिसाइल थी वो उड़ती हुई आई और उस हेलीकॉप्टर पर जाकर टकरा गई। और उस मिसाइल के हेलीकॉप्टर से टकराते ही वो हेलीकॉप्टर एकदम धमाके के साथ खत्म हो गया और वो हेलीकॉप्टर वहीं बॉर्डर के उस पार ही जमीन पर जा गिरा। रियो एक बार के लिए पूरा सदमे में आ गया था, क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था और ये सब वो पहली बार देख रहा था। उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा नई थी। उस धमाके की आवाज को सुनकर जितने भी कमांडोज थे और फॉरेस्ट रेंजर थे वो वहीं पर आ गए और उन्होंने रियो से कहा, क्या हुआ फॉरेस्ट रेंजर रियो, यहाँ पर किस चीज की आवाज आई? और तभी रियो ने सारी बातें बताई और तभी एक दूसरे कमांडो ने कहा, इसका मतलब हमारा डिफेंस सही काम कर रहा है, अब हमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रियो ने पूछा, डिफेंस? कैसा डिफेंस? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद उस कमांडो ने कहा,
इस बॉर्डर पर हमने एक डिफेंस सिस्टम लगाया है जो किसी भी उड़ती हुई चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, और अगर वो चीज़ बॉर्डर पार करने की कोशिश करती है तो तुरंत मिसाइल लॉन्च होती है और उस चीज़ को वहीं पर मारकर गिरा देती है। और ये बात सुनकर रियो ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि वो सोच ही रहा था कि आखिर ये मिसाइल आई कहाँ से। तभी अचानक से ही गोलियां चलने की जो आवाज़ थी वो आने लगी। सभी कमांडोस और फॉरेस्ट रेंजर घबरा गए कि आखिर ये कैसी आवाज़ थी। सारे कमांडोस और फॉरेस्ट रेंजर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ कमांडोस की लाशें और फॉरेस्ट रेंजर की लाशें वही ज़मीन पर बिखरी हुई थी, और उनके कपड़े जो थे वो फटे हुए थे, और उनके हर के सीने पर एक्स का निशान बना हुआ था। उन्होंने बॉर्डर की ओर देखा तो बॉर्डर की जो फेंसिंग होती है, जिसमें बहुत हाई वोल्टेज की करंट दौड़ रही होती है, उस फेंसिंग को काट दिया गया होता है। और ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, और वो हेलीकॉप्टर तो सिर्फ कमांडोस और फॉरेस्ट रेंजर का ध्यान बटाने के लिए भेजा गया था। और जैसे ही उन सबका ध्यान बटा, वो आतंकवादी बॉर्डर के अंदर घुस गए। उसके बाद क्या था, रियो ने चिल्लाते हुए कहा, तुरंत उन्हें ढूंढो, तुरंत उन्हें ढूंढो। कमांडोस और वो फॉरेस्ट रेंजर्स ने अपनी अपनी टीम बनाई और निकल गए उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स ने डिपार्टमेंट में भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो आतंकवादी जंगल के अंदर घुस गए हैं। उसके बाद ये बात जो थी वो गवर्नमेंट को भी पता चल गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को अभी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो जो आम जनता थी उसमें डर बैठ जाता। इसलिए उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा और कमांडोज से कहा कि कुछ भी हो जाए, वो जितने भी आतंकवादी है वो जंगल से बाहर नहीं जाने चाहिए और उन्हें वहीं मार कर गिरा दो। सभी कमांडोस और फॉरेस्ट रेंजर उन आतंकवादियों को पागलों की तरह चप्पे चप्पे पर ढूंढने लगे। रियो भी अपने उसी कमांडो साथी के साथ तैनात था और इधर उधर उन आतंकवादियों को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के एक बहुत ही अंधेरे इलाके में पहुंच गए, जो बहुत ही ज्यादा बदनाम इलाका था। उस इलाके से हमेशा किसी न किसी मरे हुए जानवर की जो लाश थी वो पाई जाती थी, और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस जंगल में ऐसा कौन सा भयानक जीव है जो शेर जैसे जानवर का भी शिकार कर देता है। लेकिन उस समय रियो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे कुछ भी करके उस आतंकवादी को पकड़ना है, और वो आतंकवादियों में से कोई भी आतंकवादी उस जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसलिए वो इस बात को भूल गया कि वो जिस इलाके में कमांडो को लेके जा रहा है, उस इलाके में एक बहुत बड़ा नरभक्षी रहता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। रियो और वो कमांडो जॉर्डन आगे बढ़े रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई, और रियो जो था वो अपनी राइफल तुरंत आगे की ओर पॉइंट करके खड़ा हो गया। कमांडो की नजर भी आगे ही थी कि आखिर ये कौन चिल्ला रहा है। तभी अचानक से एक आदमी जो था वो भागता हुआ वहीं जंगल से निकला और तुरंत उस कमांडो के पैरों पर जाकर गिर गया। उस आदमी को देखकर बिना कोई देरी किए ही रियो ने और उस कमांडो ने अपनी जो गन थी वो उसकी फेस पर सीधा पॉइंट कर दी और पूछा, कौन हो तुम? कहीं तुम वही आतंकवादी तो नहीं हो जो अभी बॉर्डर क्रॉस करके आया है? उसके बाद क्या था, उस आदमी ने कहा, हाँ मैं वही, मुझे अरेस्ट करो, मुझे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दो, मुझे 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 मार दो, लेकिन उससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसने मेरे साथी को मार दिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसके बाद क्या था, रियो और वो जो कमांडो था जॉर्डन, वो भी हैरान हो गए कि आखिर इतना खतरनाक आतंकवादी ऐसे बच्चों की तरह रो और गिड़गिड़ा क्यों रहा है। तभी वहां पर भारी भारी कदमों की जो आवाज थी वो आने लगी। वो आतंकवादी रियो और जॉर्डन के गन पॉइंट पर था। कमांडो ने पूछा, अच्छा मुझे बता, बाकी के आतंकवादी कहाँ पर है? अगर तू मुझे सच सच बता देगा तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा, वरना या तो मैं तुझे मार दूंगा या तो वहां से जो कोई भी आ रहा है वो तुझे मार देगा। बोल जल्दी, तेरे साथी कहाँ पर है? उसके बाद वो जो आतंकवादी था वो बोलने लगा,
मैं और मेरा एक साथी इस एरिया में छुपे हुए थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि इस एरिया में कोई भी फॉरेस्ट रेंजर आज जल्दी आता जाता नहीं है। इस एरिया में बहुत ना के बराबर ही सिक्योरिटी है, इसलिए हम यहाँ पर छुपे हुए थे। और जब हम छुपे हुए थे तब हमने एक राक्षस को देखा जिसकी हिरन जैसी सींगें थी, और हमको समझ पाते उससे पहले उसने मेरे साथी को मारकर चीर फाड़ कर खा लिया, और मैं अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागा हूँ। मुझे बचा लो, वो आता होगा, यहीं कहीं होगा। मुझे बचा लो, यहीं कहीं होगा वो। उसके बाद क्या था? उस आतंकवादी से पूछा गया कि तुम टोटल कितने लोग हो, तो उस आतंकवादी ने जवाब दिया कि हम 5 लोग हैं। और वो रोते हुए सारी बातें बोल रहा था, और हर मिनट वो जो आवाज़ थी गूंजती हुई वो रियो को भी सुनाई दे रही थी, और साथ ही साथ उस कमांडो जॉर्डन को भी। कुछ ही देर में जितने भी कमांडोज थे और फॉरेस्ट रेंजर थे वो वहां पर पहुंचे, और उन्होंने उस आतंकवादी को देखा। सबका जो खून था वो खौल गया, और सभी ने लात गोजों से उस आतंकवादी को मार मार के एकदम सुझा दिया। लेकिन वो उसे जान से नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर वो उसे जान से मार देते तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और इंफॉर्मेशन उस आतंकवादी से लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उस आतंकवादी को रोते हुए देखकर बाकी के जो फॉरेस्ट रेंजर थे और कमांडोज थे वो भी हैरान हो गए, और उन्होंने पूछा आखिर ये ऐसे रो क्यों रहा है। उसके बाद जॉर्डन ने सारी बात बताई, और तभी फिर से वहां पर भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगी। उसके बाद सभी ने अपनी गन पॉइंट कर दी जहां से आवाज आ रही थी। तभी वो जो आवाज थी वो अलग अलग डायरेक्शन से आने लगी, कभी लेफ्ट से आने लगी, कभी राइट से, कभी सामने से और कभी पीछे से, और कभी कभी तो ऊपर से भी। और ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी कि अगर ये सिर्फ अकेला जानवर है तो अलग अलग डायरेक्शन से इतनी जल्दी जल्दी आवाज आ कहां से रही है। तभी वहां पर खड़े एक फॉरेस्ट रेंजर के मुंह पर एक बहुत ही भारी भरकम बॉल जैसी जो चीज थी वो आकर लगी, और उसकी जो नाक थी वो वही ऑन द स्पॉट टूट गई, और उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ये देखकर वो फॉरेस्ट रेंजर और कमांडोज ने उस डायरेक्शन में फायरिंग कर दी जहां से वो चीज आई थी। उसके बाद ध्यान से सभी ने उस चीज को देखा तो वो एक कटा हुआ सर था, और उस कटे हुए सर को देखकर वो आतंकवादी और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा, और उसने कहा कि ये तो मेरा साथी है जो बॉर्डर पार करके यहाँ पर आया था। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जिस डायरेक्शन से वो उड़ता हुआ सर उस फॉरेस्ट रेंजर के मुंह पर आया था, उसी डायरेक्शन से एक अंधेरे से निकला भारी भरकम 9 फुट का राक्षस, जो बहुत ही ज्यादा दिखने में पतला, आंखें लाल, और सर पर 12 सींगें जैसी सींगें मौजूद थीं, और उसके जो हाथ थे वो एकदम धारदार चाकू जैसे थे। वो हैवान अपने हाथों में 2 लाशें लेकर आ रहा था, और उसके मुंह में 2 कटे हुए सर थे जिन्हें वो चबा चबा कर खा रहा था। उस राक्षस को देखते ही फॉरेस्ट रेंजर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और साथ ही साथ कमांडोज भी उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। उसके बाद क्या था, बिना कोई देरी किए ही उन सभी ने उस राक्षस पर अंधाधुंध गोलियां जो थी वो बरसानी शुरू कर दी। उन कमांडोज की हाईटेक्स जो गन थी वो 1 मिनट में कई 100 राउंड फायर करती थी, और साथ ही साथ वो जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनके पास भी अच्छी खासी राइफल जो थी वो मौजूद थी। वो सभी एक साथ उस राक्षस पर फायर कर रहे थे, और इतनी ज्यादा गोलियां पड़ने की वजह से उसके हाथ में जो लाशें थी वो पूरी तरह से छन्नी हो गई, और उसके मुंह में जो सर थे उनके भी चीथड़े चीथड़े हो गए। लेकिन उस राक्षस को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके शरीर में न जाने कितने 100 गोलियां जो थी वो जाकर धंस चुकी थी। उसके बाद अब बारी थी उस आदमखोर के वार करने की, और वो चारों तरफ उन फॉरेस्ट रेंजर्स को और साथ ही साथ कमांडोज को देखने लगा, और उसने आसमान में देखकर एक आवाज निकाली जो वो हमेशा निकालता था, और उस आवाज को निकालते ही उसने उन फॉरेस्ट रेंजर्स कमांडो पर हमला कर दिया। अब वो फॉरेस्ट रेंजर्स और कमांडोज ने उसे काफी डायरेक्शन से घेरा हुआ था, लेकिन वो था अकेला,
इसलिए वो कमज़ोर पड़ रहा था। अब एक आध गोलियां चले तो उसे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक ही बार में कई सौ गोलियां उसके शरीर को छेद दे रही थी, इसलिए वो आदमखोर हैवान भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था। जब भी वो आदमखोर अटैक करने की कोशिश करे तभी वो सभी एकदम ऑटोमेटिकली ही गन चलाना शुरू कर दे और उसके शरीर को छल्ली कर दे। ऐसे करते करते तकरीबन 1000 गोलियां जो थी वो उस आदमखोर के शरीर को छल्ली करके उसके पार निकल चुकी थी। और उसके बाद वो आदमखोर जमीन पर बेजान होकर गिर गया। जब वह आदमखोर जमीन पर गिर गया तब सभी कमांडोस और फॉरेस्ट रेंजर ने उसकी तरफ देखा और ये सुनिश्चित किया कि वो मर चुका है। और सभी के सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इस राक्षस के बारे में सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था और वो अपनी आंखों से इस राक्षस को जीवन में पहली बार देख रहे थे। और अपनी इस आंखों के सामने देखने के बाद भी उन्हें इस बात पर यकीन करने पर बहुत ज़्यादा मुश्किलाहट हो रही थी कि ऐसा आदमखोर दानव जो है वो हकीकत में हो सकता है। उसके बाद वो जो आतंकवादी था जिसने सरेंडर कर दिया था वो अभी भी डरा हुआ था और सहमा हुआ था उस दानव से। वो ये सोच रहा था कि वो आदमखोर दानव अभी फिर से उठकर हमला कर देगा। जब कमांडोस ने और फॉरेस्ट रेंजर्स ने वहाँ की तहकीकात करी तो उन्हें एक और लाश मिली जिसकी पेट की अतड़ियाँ जो थी वो बाहर आ चुकी थी, उसका सर कटा हुआ था और उसके हाथ पैर भी बहुत बुरी हालत में थे। उसकी शरीर को देखकर ही पता चल रहा था कि किसी ने इसे चबाकर खाया हुआ है। तकरीबन 4 आतंकवादी जो थे वो उस आदमखोर ने ही मौत के घाट उतार दिए थे और वो जो एक आतंकवादी बचा हुआ था उसने भी सरेंडर कर दिया था। तो उसे वो सभी लोग लेकर वहाँ डिपार्टमेंट में लेकर पहुंचे और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाया गया। उसके बाद जो हाई अथॉरिटीज थी उनका काम था उससे सच उगलवाना। एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, 4 आतंकवादी मारे गए और इसी के साथ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र बॉर्डर के उस पार रचा जा रहा था सारे षड्यंत्र नाकामयाब हो गए। लेकिन अभी तक खतरा जो था वो कम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी वो दरिंदा जंगल में घूम रहा था और अब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों का शिकार करता था और छुप छुप कर रहा करता था। लेकिन अब उसके मुंह इंसानी खून लग चुका था, इसलिए उसने रात के वक्त पेट्रोलिंग करने वाले फॉरेस्ट रेंजर्स को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे तकरीबन 10 फॉरेस्ट रेंजर्स की जान ले ली और कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली और जिनकी लाशें मिली उनकी पहचान कर पाना एकदम ना के बराबर हो गया। जब सरकार को ये बात पता चली तब सरकार ने कई सारे ऑपरेशंस किए कमांडोज की हेल्प लेकर, लेकिन सभी ऑपरेशंस का सिर्फ एक ही नतीजा मिला और वो था फॉरेस्ट रेंजर्स और कमांडोज की मौत। कई सारे फॉरेस्ट रेंजर्स और कमांडो की मौत के बाद सरकार को समझ आ गया कि उस आदमखोर को मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो मैन पावर से नहीं मरेगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उस इलाके को, जिस इलाके में वो आदमखोर घूमता है, उस पूरे इलाके को सीज कर देंगे ताकि उसके बाद कोई भी उस आदमखोर का शिकार ना बन पाए। और कहते हैं कि आज भी जब भी उस जंगल में रात के समय फॉरेस्ट रेंजर्स पेट्रोलिंग करते हैं तो उन्हें उस आदमखोर की आवाज़ सुनाई देती है और जब भी वो फॉरेस्ट रेंजर उस आदमखोर की आवाज़ सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। सरकार ने इस बात को पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर ये बात पब्लिकली फैल जाती तो सभी जो है वो डर जाते कि आखिर ऐसा भी हैवान दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस बात को कभी पब्लिकली होने ही नहीं दिया और कहते हैं कि आज भी वो आदमखोर उस जंगल में, उस सीज एरिया में मौजूद है। तो ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इस कहानी को पूरा सुना होगा। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहानी पूरी सुनी। उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं करी है तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।